हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला अध्याय शुरू करेंगे जो कि है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो आज की हमारी केमिस्ट्री की पहली क्लास है। क्या है? क्लास फर्स्ट है, पहली क्लास है। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? आज हम लोग इस चैप्टर से एक टॉपिक उठाने वाले हैं, रासायनिक संयोजन के नियम, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें कुल 5 नियम हम लोग पढ़ेंगे। पांचों को बारी बारी से आप समझेंगे। आज की वीडियो में ये पांचों नियम होंगे। ये पांचों नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम क्या है? देखें, जब तत्व आपस में संयोग करता है, जुड़ता है और यौगिक बनाता है तो कुल 5 नियमों के अनुसार बनाता है। कुल कितने नियम लागू होते हैं? 5 नियम होते हैं टोटल, जिनके आधार पर दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं। उन्हीं 5 नियमों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। देखिए, एक हमारे केमिस्ट थे, रसायनज्ञ, जो क्या हैं, जिनका नाम है आंतोइन लावुशिए। आंतोइन लावुशिए ने क्या किया? दहन अभिक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन किया। दहन अभिक्रियाओं का विस्तृत अध्ययन किया। दहन अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं? जिसमें हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाएं कराते हैं। ठीक है, तो दहन अभिक्रियाओं का इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और क्या देखा? इन्होंने देखा कि अभिक्रिया से पहले, यानी जब अभिकारक थे, तो अभिकारक का द्रव्यमान जितना था उतना ही द्रव्यमान हमारा उत्पाद का बन गया। ठीक है, उत्पाद का भी द्रव्यमान उतना ही था। यानी अभिक्रिया के या रिएक्शन के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान जितना पहले था उतना ही बाद में है। यानी द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जितना द्रव्यमान अभिक्रिया के प्रारंभ में था, अभिक्रिया से पूर्व था, अभिक्रिया के पश्चात भी उतना ही द्रव्यमान आया। यानी द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम किसने दिया था? आंतोइन लावुशिए ने। पूछ सकता है किन अभिक्रियाओं का अध्ययन करके उन्होंने ये नियम दिया था? तो उन्होंने दहन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। किन का किया था? दहन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। और ये नियम क्या है कि द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। न तो हम बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? इसके लिए ये नियम जो दिया, जिस रसायनज्ञ ने दिया था, उनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। तो ये नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अब जोसेफ प्राउस्ट ने क्या किया? उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, और क्यूप्रिक कार्बोनेट 2 स्रोत से उन्होंने लिया। एक तो प्राकृतिक और दूसरा लैब में बनाया हुआ, यानी कि संश्लेषित। अब 2 तरह के क्यूप्रिक कार्बोनेट उन्होंने लिया और उसका अध्ययन किया। तो क्या देखा कि दोनों में जो उसके तत्व हैं, कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन, क्यूप्रिक कार्बोनेट में इसका जो शोषित होता है CuCO3। क्या लिख सकते हैं? CuCO3। ये हमारा क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो इन्होंने कॉपर का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, ये 3 तत्व इसके अंदर मौजूद हैं, सबका परसेंटेज निकाला, सबके द्रव्यमानों का परसेंटेज निकाला। तो इन्होंने क्या देखा कि कॉपर का परसेंटेज दोनों में 51.35 है, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर संश्लेषित हो। कार्बन का 9.74 है, चाहे प्राकृतिक वाला हो या संश्लेषित वाला हो। ऑक्सीजन का 38.91 है, चाहे प्राकृतिक हो या फिर संश्लेषित हो। इस आधार पर इन्होंने क्या नियम दिया कि तत्वों के, किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। क्या होता है? किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। जैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट में अगर हम तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निकालें तो कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे, तो क्योंकि देखिए परसेंट जो मात्रा है दोनों में सेम ही है, तो अनुपात भी तो सेम आएगा। यहाँ जैसे 51.35 अनुपाते 9.74 अनुपाते 38.91, इन तीनों का अनुपात निकालेंगे तो जितना आएगा उतना इसमें भी आएगा, क्योंकि वही तीनों नंबर है, तीनों सेम है। तो किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। यह नियम जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था।
इसे इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। अब वो जो हमारे यौगिक है वो यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर संश्लेषित हो, किसी भी स्रोत से उसको अगर प्राप्त किया जाए, लेकिन उसमें जो तत्वों के जो द्रव्यमानों का अनुपात होगा वो क्या होगा? सदैव समान होगा। ठीक है, इन्होंने किसका अध्ययन किया था? क्यूप्रिक कार्बोनेट का अध्ययन करके ये नियम दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने थर्ड नियम पर आते हैं। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम। अब गुणित अनुपात का नियम दिया था डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। क्या है गुणित अनुपात का नियम? इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हैं हम यहाँ, पहले उदाहरण से समझेंगे कि जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिलते हैं तो दो परमाणु बना सकते हैं। एक तो H2O और दूसरा H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, H और O यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर दो यौगिक बनाते हैं। चलिए, दो यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक कैसे बनेगा? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O। ठीक है, या फिर हाफ नहीं लिखते हो तो यहाँ पे 2 लगा के भी कर सकते हैं। संतुलित करना है ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O। देखिए, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर। इधर हाफ O2 का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन एटम, इधर भी एक ऑक्सीजन एटम। दूसरा क्या होगा कि H2 और O2 मिलकर के बना देते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अब इन दोनों में इनके अगर द्रव्यमानों का अनुपात हम निकालें, द्रव्यमानों का अनुपात, जैसे इसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। अब H2 है, 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम हो गए तो हो जाएगा 2 ग्राम। ठीक, इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16 होता है तो 16 ग्राम। इसका क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 18 ग्राम। तो अगर यहाँ पर हम क्या करें, चलिए 2 16 18 हो गया। इधर वाले पे भी निकालते हैं, इधर हाइड्रोजन परऑक्साइड वाले में, तो H2 का हो जाएगा 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, का 2 ऑक्सीजन O2, 2 परमाणु है, 16 दूनी 32 तो हो जाएगा 32 ग्राम। इधर हो जाएगा हाइड्रोजन का 2 और इसका 32, 32 2 34 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? 18 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा, वाटर बनेगा। इधर क्या है? 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। अब इसमें देखें, हाइड्रोजन तो सेम है दोनों में, 2 ग्राम है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे 16 ग्राम है, यहाँ पर 32 ग्राम है। इन्हीं दोनों का अनुपात हम ले लें, क्या होगा? हाइड्रोजन से जुड़ने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात अगर निकाला जाए तो क्या आएगा? देखिए, यहाँ पे 16 ग्राम और इसमें क्या है? 32 ग्राम। यहाँ पे लिख लीजिए, हाइड्रोजन से जुड़ने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 16:32। तो क्या हो जाएगा? 16 का 16, 16 दूनी 32, कितना आ गया? 1:2। एक सरल अनुपात है, 1:2, 1:3, ये सब क्या है? सरल अनुपात हैं। तो इस आधार पे क्या कह सकते हैं कि अगर दो तत्व हमारे पास है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हमने लिया, 2 तत्व आपस में मिल करके अगर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, क्या करते हैं? एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होंगे। जैसे हमने दो तत्व लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 यौगिक बने, एक H2O बना, एक H2O2 बना। तो इसमें एक तत्व हमारा हाइड्रोजन हो गया, इसके साथ जो जुड़ रहा है ऑक्सीजन दूसरा तत्व, उसके द्रव्यमानों का अनुपात अगर देख रहे हैं, इसमें 16 है, इसमें 32 है, तो 16 अनुपात हमने 32 लिया, कितना आया? 1:2 आया। तो यही नियम है गुणित अनुपात का नियम। यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। ठीक है, ये था हमारा तीसरा नियम। चलिए चौथे नियम पे आते हैं हम लोग।
चौथा नियम है आवोगाद्रो का नियम। क्या है? आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। एक छूट गया, हाँ चलिए पहले चौथा छूट गया था, इसको देखते हैं। चौथा नियम क्या है? गैलुसैक का गैसीय आयतनों का नियम। गैलुसैक के का गैसीय आयतनों का नियम, ये नियम क्या कहता है? चलिए, ये नियम ये कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उसमें गैस भाग लेती हैं, गैस होती है, क्या होती हैं? गैस। तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें या तो संयुक्त होती हैं मतलब जुड़ती हैं, या फिर गैसें बनती हैं, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। क्या होगा कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें जुड़ेंगी या फिर गैसें बनेंगी तो उनके आयतन जो होंगे सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें क्या होनी चाहिए? समान ताप एवं दाब पर होनी चाहिए। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते गैसें समान ताप एवं दाब पर होनी चाहिए। एग्जाम्पल से देखें हम अगर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें मिलकर के जल की वाष्प बनाती हैं, पानी की वाष्प बनाती हैं। तो इस अभिक्रिया में अगर हम 100 ml हाइड्रोजन गैस लेते हैं और 50 ml ऑक्सीजन गैस होती है, तो दोनों मिलकर के 100 ml जलवाष्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 100 ml जलवाष्प बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें, दो गैसें संयुक्त हो रही हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एक जलवाष्प यानी गैस ही बन रही है, जलवाष्प है तो गैस के रूप में ही होगा। तो यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गैसें संयुक्त हो रही है इस अभिक्रिया में, इनका अगर अनुपात निकाला जाए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात लेना है, तो कितने ml हाइड्रोजन था? 100 ml, और कितने ml ऑक्सीजन था? 50 ml। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे 100 और 50 का, तो कितना आएगा? 100/50 बराबर 2:1, 50 दूनी 100 कट जाएगा, 2:1 आ जाएगा। तो क्या ये 2:1 सरल अनुपात है? 1:2, 2:1, 1:3, ये सब क्या है? सरल अनुपात हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते, शर्त क्या है कि सभी गैसें समान ताप एवं दाब पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट हमारा नियम है आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि अगर ताप और दाब की स्थिति समान कर दी जाए, यानी समान ताप और दाब ले लिया जाए, तो उस पर कोई भी गैस हो, जितनी भी गैसें होंगी, सभी गैसों की अगर समान आयतनों में अणुओं की संख्या एक समान होगी। क्या करना है? ताप और दाब को समान रखना है, और दो या दो से अधिक कितनी भी गैसें ले लें, उन गैसों के आयतन समान हो तो उनमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। ठीक है, क्या होना चाहिए? ताप और दाब समान रखते हुए समान आयतन लेने हैं किन्हीं भी गैसों के, चाहे जितनी गैसें ले जाएं, सभी का आयतन क्या हो? समान लिया जाए, तो सब में अणुओं की संख्या क्या होगी? एक समान होगी। ठीक है, बराबर रहेगी सब में। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक प्रयोग में 1.42 ग्राम कॉपर मोनोऑक्साइड में 1.26 ग्राम कॉपर है। दूसरे प्रयोग में 1.136 ग्राम कॉपर मोनोऑक्साइड में 1.008 ग्राम कॉपर है। इस तथ्य से किस नियम का सत्यापन होता है? ये बताना है, इस तथ्य से किस नियम का सत्यापन होता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। पहले प्रयोग के अनुसार देखें, पहले प्रयोग में क्या दिया है, क्या बच रहा है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले। तो पहले प्रयोग में कॉपर मोनोऑक्साइड कितना है? 1.42 ग्राम। कॉपर मोनो ऑक्साइड का द्रव्यमान बराबर 1.42 ग्राम, ये दिया है। और इसमें कह रहा है कॉपर कितना है? 1.26 ग्राम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान बराबर 1.26 ग्राम। अब बताएं, कॉपर मोनोऑक्साइड है, मतलब एक कॉपर एक ऑक्सीजन साथ में जुड़ा हुआ है, ये कॉपर मोनोऑक्साइड। अब इसमें कॉपर मोनोऑक्साइड का टोटल बता दिया और कॉपर का अलग से बता दिया, तो बचा क्या? ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का हम द्रव्यमान निकालें, पहले प्रयोग में ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर क्या आएगा? कॉपर मोनोऑक्साइड वाले में से कॉपर को घटा देंगे,
तो 1.42 माइनस 1.26, ठीक है। घटने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, घटाइए 0.16 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब अगर कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात देखें हम यहाँ पर, किसका, कॉपर और ऑक्सीजन का, कि क्या अनुपात है दोनों के द्रव्यमानों का। कॉपर ऑक्सीजन ही तो दोनों मिले हैं, कॉपर ऑक्सीजन मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बना है पहले प्रयोग में, पहले मेथड में। फिर दूसरे मेथड में कॉपर ऑक्सीजन मिलकर कॉपर मोनोऑक्साइड बना होगा। तो पहले मेथड में हम देखें कि किस अनुपात में जुड़े हुए हैं द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखें, कॉपर का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया है, दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। किसका किसका, कॉपर तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। कॉपर तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। तो कॉपर का द्रव्यमान कितना है, 1.26, और ऑक्सीजन का कितना है, 0.16। दोनों का लेंगे अनुपात लेंगे, भाग करेंगे तो ये दशमलव में जाएगा, इसको भाग डिवीजन करिएगा, भाग करिएगा, आएगा ये 7.875 अनुपात 1। इससे इसको काट देंगे, भाग दे देंगे तो लास्ट में 1 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम लाएंगे सेकंड प्रयोग में। सेकंड प्रयोग में क्या होगा, वैसे ही कॉपर मोनोऑक्साइड का दिया 1.136 ग्राम और कॉपर का दिया 1.08 ग्राम। तो हम ऑक्सीजन निकाल देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, आप पूरा एक बार लिख लीजिएगा दोनों का। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान पहले लिखेंगे कॉपर मोनोऑक्साइड का, फिर लिखेंगे कॉपर का, और फिर तीसरी स्टेप में लिखेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान अगर निकालें तो क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड वाले में से कॉपर को घटा देंगे, तो 1.136 माइनस 1.008, घटाने के बाद कितना आएगा, 0.12 और लास्ट में 8, ठीक है, 0.128 ग्राम आ जाएगा। अब अगर यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकालें, कॉपर तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात। तो द्रव्यमान क्या है, कॉपर का द्रव्यमान 1.008 था, 1.008, और ऑक्सीजन का कितना आया, 0.128 आया, ठीक है। इसका अनुपात लेंगे, भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 7.875 अनुपात 1, ये आ जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि दोनों प्रयोगों में कॉपर और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है, समान है। इसका मतलब जो कॉपर और ऑक्सीजन संयुक्त होकर के कॉपर मोनोऑक्साइड बना रहे थे, वे स्थिर अनुपात में जुड़े हुए हैं। किस अनुपात में जुड़े हुए हैं, स्थिर अनुपात में जुड़े हुए हैं। अर्थात इस तथ्य से किस नियम की पुष्टि होती है, इस तथ्य से स्थिर अनुपात के नियम का सत्यापन होता है। किसका, स्थिर अनुपात के नियम का की पुष्टि होती है। किसकी, स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। आगे और लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रयोगों में कॉपर और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात समान है, ठीक है। चलिए, तो इस टॉपिक इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। मिलेंगे अगले वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।